सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया में खबरों में छाया हुआ है। जब भी जिक्र होता है वर्ल्ड न्यूज़ का, फिर वो चाहे पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हों या टीवी चैनल्स हों या फिर हिंदुस्तान में हों या फिर दुनिया के किसी भी न्यूज़ चैनल में, इस वक्त अफगानिस्तान पर ही बात हो रही है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम भी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके मुस्तकबिल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, पोएट और पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम औरिया मकबूल जान साहब। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है औरिया साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो कि भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। पिछले साल आपके इंस्टीट्यूशन ने 150 साल मुकम्मल किए। और मैं ये भी बता दूं कि आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद, ये भारत और पाकिस्तान का जॉइंट थिंक टैंक था। हमने तकरीबन 1 साल साथ में काम किया इसी इंस्टीट्यूशन के नीचे, और तकरीबन 4 जर्नल्स हमने पब्लिश किए। जनरल साहब अफगानिस्तान के ऊपर भारत में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप सेंट्रल एशिया में भारत के डिफेंस अटाचे रहे और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और भारत में ट्रैक टू डायलॉग में भी आप हिस्सा लेते रहे। इसी सिलसिले में आपने बहुत बार अफगानिस्तान विजिट किया है। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया अरविंद। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं अफगानिस्तान के ऊपर। दोस्तों, आज से 20 साल पहले सितंबर 11 के अटैक्स के बाद अमेरिका और नेटो ट्रूप्स अफगानिस्तान में दाखिल हुए वॉर ऑन टेरर के चलते, और वो जंग तकरीबन 20 साल तक रही। हमने देखा कि पिछले साल तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक डील भी मुकम्मल हुई। इस साल प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रैल में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की कि अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकन ट्रूप्स हमेशा हमेशा के लिए सितंबर 11 तक अपना मिशन कंप्लीट करके वहां से विड्रॉल कर लेंगे। अभी चंद रोज पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर से इस डेट को रिवाइज किया और अब ये डेडलाइन 31 अगस्त की है। और अब जब वो जा रहे हैं, तालिबान फिर से ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल करते जा रहे हैं, एक के बाद एक टेरिटरी को वो स्वीप कर रहे हैं। अब हालात ये है कि अगर आप इस इमेज को देखें तो अफगानिस्तान में तकरीबन 223 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर तालिबान का कब्जा हुआ है। 116 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अभी तक कंटेस्टेड हैं और 68 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर हम इस इमेज को देख के एक राय कायम करें तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की ज़्यादातर जो टेरिटरी है वो तालिबान के कब्जे में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि अफगानिस्तान की 85% पॉपुलेशन मेन सिटीज में रहती है और 15% है जो रूरल एरियाज में रहती है। तो अफगान गवर्नमेंट के पास इस वक्त ज़्यादा, ये कहें, उनके अंडर कंट्रोल में अफगानिस्तान की अक्सरियत आबादी है, लेकिन टेरिटरी तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान ने जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, फिर वो चाहे पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग हो, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, इन सब पर अपना कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान से जुड़ी उनकी बॉर्डर पोस्टिंग, एक बॉर्डर पोस्टिंग स्पिन बोलदाक, जिसमें हमने देखा पिछले दिनों खूब जंग हुई वहां पर और तालिबान ने उसके ऊपर अपना कब्जा किया। तो अफगान गवर्नमेंट उस बॉर्डर क्रॉसिंग से जितना भी पैसा वहां पर लिया करते थे टैक्स की शक्ल में लोगों से, वो भी अब तालिबान का उसके ऊपर कंट्रोल है। अफगान गवर्नमेंट को $33 मिलियन का नुकसान हुआ है पिछले महीने, जो कि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में वो कब तक कंट्रोल कर पाएंगे मेन सेंटर्स के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अफगान फोर्सेस आज पहले से ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं तालिबान से कंट्रोल करने में, लेकिन उनकी सप्लाई लाइन अगर काट दी जाए तो वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि तालिबान ने ना सिर्फ एक टेरिटोरियल गेम किया है, बल्कि इस बार तालिबान ने उनकी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी रही है और उसी के चलते उन्होंने राब्ता किया है अपने तमाम हमसाये ममालिक से,
वो चाइना हो या फिर तजिकिस्तान हो, मॉस्को में, इधर ईरान में, हर जगह पर जो भी डायलॉग हो रहे हैं, उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो एक डिप्लोमैटिक पुश भी हमें उनका नज़र आता है। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बात कर दी है और अब आज की जो सूरत-ए-हाल है और आने वाले वक़्त में मुस्तकबिल में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर हम हमारे मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले औरिया साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे जो मेरा पहला सवाल है, वो ये है कि आप अफ़गानिस्तान में इस पूरी सूरत-ए-हाल को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए 1994 के 15 नवंबर को इसी स्पिन बुलदत पे सबसे पहले तालिबान का एक गिरोह जो था उन्होंने आके कब्जा किया था और यहाँ पर जाहिर बात है ये वो पोस्ट है जहाँ से अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जो है वो होता है, स्मगलर से भी होता है, बाकी चीजों से भी। और यही से उनका फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो कंधार जो बना था और फिर वो आगे चले थे। उस वक्त सूरत ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी उसने सोवियत यूनियन को हराने के बाद फरवरी 1989 के अंदर बड़े आराम से वहां से वो निकल गए थे और इनको तनाव छोड़ दिया था और खास तौर पे एक प्लान किया था कि किसी ना किसी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर एक अमन की सूरत हाल पैदा न हो। हम जाहिर बात है मस्त डिटेल में नहीं जाना चाहता कैसे किया गया और एक लड़ाई का एक समा बाधा हुआ जिसको अमन में तब्दील करने के लिए तालिबान आए। और वो मैं सच्ची बात बताऊं, मैं उस वक्त बॉर्डर पोस्टिंग पे था, उस वक्त जिस वक्त उन्होंने कंधार कब्जा किया है तो पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोटा में इजलास हुआ था और हर बंदा ये सवाल करता फिरता था ये तालिबान फिनोमेना कौन है। और फिर उसके बाद जाहिर बात है राब्ते थे, उन्होंने राब्ते करके उनके साथ मिलके उनको आगे जो है फैसिलिटेट किया। लेकिन उस सारे मामले के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक ट्राइबल किस्म की ग्रुप जो था, जो कि अहमद शाह मसूद, उसके ताजिक दोस्तम, उसके उज़्बक और उसके साथ जो थे अपना हिज़्ब वालद के हज़ारा और खास तौर पे शिया जो थे, ये एक खास इलाके में इकट्ठे हो गए थे और इनको कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट मिल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने तालिबान के मुकाबले में एक खास किस्म की रेजिस्टेंस दिखाई। पूरी दुनिया के अंदर तालिबान जो थे वो एक वजह से थ्रेट थे और थ्रेट ये थी कि इस सोवियत यूनियन के जो रेमिनेंट्स थे, जहाती तैयार किए गए थे, जिनको ये बताया गया था कि तुम इस्लाम के चीगवेरा हो, तुम निकरागुआ से निकल के तुम जाके वहां भी लड़ सकते हो, जाके क्यूबा में भी लड़ सकते हो और तुम किसी और जगह, तो उन चीगवेरास को जो बनाए गए थे वो वहां पर मौजूद थे। तो उन चीगवेरास को उन्होंने निकालना था कहीं से कहीं और यही एक थ्रेट था जिसकी खौफ की वजह से तालिबान के खिलाफ एक्शन हुआ। क्योंकि उसामा बिन लादेन वहां पर मौजूद था, उसके सारे अरब लोग मौजूद थे, वो सारे। अगर तालिबान अपनी पूरे का पूरा शरीयत का निजाम वहां उस अफगानिस्तान की सूरत हाल में रखते तो उनके लिए कोई ज्यादा मसला नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगान सोसाइटी जो है वो आज उसमें शरीयत नाफिज करें या ना करें, 90% लोग जो वो वही शटलकॉक बुर्का पहनते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं। वो उनके पठान जो है ना एक दूसरे को ताना देता है कि तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता, वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा मुसलमान। तो असल मसला वो थ्रेट था जिसके लिए अमेरिकन वहां पर आए और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आई और फिर उन्होंने वहां पर तहस नहस शुरू कर दिया। लेकिन उसके अंदर एक जो है ना हेजेमोनिक ख्वाब होता है और हेजेमोनिक ख्वाब जो होता है कि हम कितना अपना परपेचुअल कर सकते हैं और हम कितना यहाँ के लोगों के अंदर अपने लिए एक जिसे कहते हैं ग्रुप बना सकते हैं जो इसको रूल करे, हमारे लोग यहाँ रह जाएं, हमारे 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 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहें और वो बहुत लंबे अरसे तक। इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल अफगान सोसाइटी के मुख्तलिफ एक मॉडर्न सेंस के ऊपर एक चीज पैदा करनी शुरू की जिसे कहते हैं अफगान नेशनल आर्मी। इस अफगान नेशनल आर्मी की बेसिकली रिक्रूटमेंट जो थी वो ट्राइबल लाइन से बहुत कम हुई। ये हुई थी $5,000 $8,000 की तनख्वाह के ऊपर। और ये बिल्कुल वही वाली चीज थी जैसे सद्दाम की फौज थी। सद्दाम की फौज जब अमेरिका वहां से घुसे, आप सोचे 7 लाख के करीब और 6 लाख रिजर्वेशन, एकदम 2,000 टैंक और उसके बाद 200 जहाज और असले के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्रियां सब जो है 3 दिन के अंदर खत्म हो गई थी। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो इस तरह की फौज बनाई जाती है इसके रूट्स नहीं होते। ये वजह है कि ये तमाम फौजें जो हैं ये उस इंसर्जेंसी या उस तालिबान की फाइट और उस ट्रेन से भी वाकिफ नहीं थे। अब खुद सोचे ना, एक उज़्बक जो
पंशेर के इलाके में रहता है, उसको अगर उसकी यूनिट आके पख्तिया में पोस्ट हो जाती है तो उसको पता ही नहीं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 85% वहां 15% जो है वो तो खाली इलाका है। उस खाली इलाके में 4 आदमी अगर पहाड़ में छुपे हुए हैं तो पूरी पूरी यूनिट को एम्बुश कर देंगे। तो तालिबान की 20 इयर्स की फाइट जो है वो इस लेवल पे आई, और उनके लिए सबसे बड़ा मसला था कि हम यहाँ शरीयत नाफिज करेंगे, और इनके लिए एक मसला था कि हमारी सरजमीन, ये अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे इलाके के लिए किसी तौर पर इस्तेमाल, किसी दूसरे इलाके के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आप देखें कि जिस मकसद के लिए अमेरिका आया था यहां पर कि ये सरजमीन किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल हुए, तालिबान और अमेरिका के मायदे में यही एक बुनियादी चीज है कि तालिबान ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे के लिए जो है इस्तेमाल नहीं होगी। हम इस बात की जमानत देते हैं। जो जमानत हासिल करने आता वही तालिबान ने मान दी। अब मसला यह है कि जो एक बहुत बुरी सी बहस में हम फंस गए हुए हैं कि वहां का निजाम कैसा होगा, किस तरह का होगा, औरतों के साथ क्या किया जाएगा, मर्दों के साथ क्या किया जाएगा, बच्चों के साथ क्या किया जाएगा। मुझे याद है राबन राफेल जैसे बताया करती थी तो मुला उमर, चूंकि मुला उमर 28 से चमन में आते जाते मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, अच्छे उनके साथ एक मुरासम थे। उस वक्त बिल्कुल सिपाही होते थे, जिहादी होते थे, जाते थे। ये तो 94 के अंदर उनके यहाँ अंदर एक चीज आई और वो खड़े हो गए। तो उस वक्त मुल्ला उमर के सामने 28 नुकात रख दिए कि ये 28 नुकात हैं, हमारे साथ आप यूनिकॉल की एग्रीमेंट करें। तो मुल्ला उमर ने दिन निकाल दिया, तुम कौन होते हो बताने वाले में औरतों को कैसे रखें, फलाम कैसे, हम जैसे हैं ऐसे। इतने में जब उन्होंने ब्राजील कंपनी से करने की कोशिश की तो दोबारा राबन राफेल जब आई तो कहते हैं हम 28 नुकात खत्म कर देते हैं, आप जो मर्जी करें, लेकिन वक्त गुजर चुका हुआ है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जितने भी लोग हैं ये अपने अपने ट्राइबल फोल्ड के अंदर वापस चले जाएंगे। और तालिबान की फतह का बुनियादी वजह भी ये है कि वो समझते ये हैं कि ये एक आर्मी के 5-7 लोग जो हैं ये बिल्कुल उस तरह होते हैं जैसे सिटिंग डक होती है। आप माशरे के अंदर इस तरह की सूरत नहीं बनकर, पाकिस्तान की आर्मी हो, दुनिया की कोई आर्मी हो, जब आप माशरा बिल्कुल आपके खिलाफ हो तो आप तो एक लंबा सा सांप बन जाते हैं जिसको बीच में जो चाहे काट लेता है। तो इस वक्त जो एफर्ट हो रही है वो अगर किसी को बचाने की हो रही है या किसी को एस्टैब्लिश करने की हो रही है, जो बिल्कुल गलत हो रही है। आपको अपना वजन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना करता, इसको अगर करना है तो फिर एक ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, जिसके पास 2 पोजिशनल स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए उसके साथ कहें कि बाबा तुम्हारा अफगानिस्तान है, तुम्हारा मुल्क है, तुम उसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट देते हो नहीं देते हो, करते हो नहीं करते हो, अपने मुल्क को चलाओ, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारी हमारी जो है तुम्हारे साथ रिजर्वेशन है, हम इसको इंश्योर करना चाहते हैं, ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत। ये मसले के ऊपर कभी आ नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि 20 साल तक हमने उसको मैदान जंग बनाया हर किसी ने। अब भारत ने अपना मैदान जंग समझा उसको ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बेस बन जाए। पाकिस्तान ने अपना मैदान जंग समझा कि इंडिया के खिलाफ हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाए। अमेरिका ने अपना समझा कि यहां हमारा बेस बन जाएगा तो हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना को मजीद बेहतर तरीके से कर देंगे। रूस ने अपना समझा कि हम इसको निकल के हम गर्म पानियों में आ जाएंगे। आज पाकिस्तान में रूस की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है, हमारा सारा मोबाइल सेक्टर। तो हर बंदे ने इसको बेसिकली बैटल ग्राउंड समझा। अब बैटल खत्म हो गई, अल्लाह के बंदो अब बैठ जाओ, ठीक। अब आप इसको देखो कि ये आपके लिए फायदामंद किस तरह हो सकता है और कौन आपके लिए फायदामंद हो सकता है, कौन पोजिशन स्ट्रेंथ में है। कड़वे घूंट पीने होते हैं जब वक्त आ जाता है। अगर अमेरिका ने कड़वा घूंट पी के वहां से वापसी का सफर इख्तियार किया तो हर किसी को कड़वा घूंट पी के वापसी का सफर इख्तियार करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में किस तरह की आप वहां पे सिचुएशन डेवलप होती हुई देख रहे हैं? देखिए, अगर तो आपने इस टाइम मिनट के अंदर तालिबान को समझने की बजाय तालिबान के साथ लड़ाई ली या तालिबान को समझाने को, जैसे पाकिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा है और भारत समझता यह है कि बचा कुचा जो है ना जो मौजूद है इसको हम स्ट्रेंथन कर लें, हमारा जो कैंप है ना उसका हम स्ट्रेंथन करें। पाकिस्तान उनको समझाने की कोशिश करता है, हालांकि पाकिस्तान के साथ उनकी हिस्ट्री इस तरह तल्ख है कि अगर बयान करने पे आए तो आप हैरान हो जाएं। 57,000 सॉर्टी जो है वो पाकिस्तान के 3 अड्डों से हुई हैं। 600 के करीब बंदे उनके पकड़ के हमने ग्वांतानामो बे में दिए हैं, जिनमें से 90% ऐसे थे जो बेगुनाह थे, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। आम शहरी उनके पकड़ के हमने दिए हैं। उसके साथ साथ यह है कि हमने तमाम तक उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट हर चीज हमने की। अब ये सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल की एक और चीज पाकिस्तान के साथ क्रिएट की जा रही है और जो पाकिस्तान वाले खुद भी क्रिएट कर रहे हैं और दुनिया में भी क्रिएट की जा रही है। और वो ये है कि तालिबान वहां आ गए तो यहाँ टीटीपी आ जाएगी, तहरीक तालिबान आ जाएगी, यहाँ इस्लाम आ जाएगा, यहाँ दाइश आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं ये है
बुनियादी वजह से ये है कि पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में भी कुछ लोगों को अमेरिकन लॉलीपॉप की आदत हो गई हुई है। अब वो लॉलीपॉप निकल गया है। अब जब तक हम यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, तालिबान आने के बाद पाकिस्तान में जहाज शुरू हो जाएगा, तो फलां शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर हम जो है हम उनसे वो थ्रेट नहीं कर सकते। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि अगर ये थ्रेट वो अमेरिकन को एक दफा उस ऊंट को घुसने की उन्होंने इजाजत दे दी कि जहां पर भी टेररिज्म आ रहा है, जहां दाइश आ रही है, तो फिर वो ऊंट निकलेगा नहीं इस दफा। फिर वो ऊंट जो यहाँ पर विराजमान होगा। और ये अफगानिस्तान नहीं है कि जहां की टेरिटरी के अंदर इतनी बड़ी टेरिटरी के इतनी पॉपुलेशन होगी। मुझे अच्छी तरह याद है मुल्ला अमर जो आखिरी नेगोशिएशन हो रही थी, तो उसमें उसने यही कहा था, उसने कहा हम लोग तो लड़ते हैं पहाड़ों मैदानों में, आप जंग नहीं लड़ सकते, आपको अंदाजा ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे और हमें आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्बन, इतनी बड़ी अर्बन जब जिसकी पॉपुलेशन हो, वो किसी तौर पर भी एरियल बॉम्बिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किसी तौर पर, ये इनको अंदाजा नहीं है। और ये क्रिएट किए जा रहे हैं। अभी आ गया जी तालिबान, अभी तालिबान वहां आए नहीं है और थ्रेट परसेप्शन यहाँ शुरू होगी। ट्रू, लेकिन एक सच ये भी है कि तालिबान कि अगर इक्के दुक्के लोग भी अंदर घुस के और रॉकेट अटैक भी कर देते हैं तो सिविलियन पॉपुलेशन को डराने के लिए वो भी काफी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं छोटी सी बात बताऊं। हमारे यहाँ मैं जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में था, तो कोयटा में था, तो उस वक्त होता था कि वो पानी बहुत कम था। तो अक्सर होता था कि पानी जो है ना 10 साल बाद खत्म हो जाएगा ताकि ग्रांट ली जाए इंटरनेशनल। तो कहते यार 5 साल तक कर दें ताकि ग्रांट ज्यादा हो जाए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे एनजीओ, किसी ने नॉरेट की ग्रांट लेनी है, किसी ने अमेरिका की ग्रांट लेनी है, किसी ने फलां की ग्रांट लेनी है, किसी ने ह्यूमन राइट्स की ग्रांट लेनी है। ये सारे जो है इनको आदत पड़ी हुई है। आप देख रहे बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हो जब, तो आप कैसे चाहते हैं कि ये मिल्किंग काउ जो है इसको निकल जाओ। उसको कहते हैं नहीं अमेरिका मत जाना, यहाँ जहां सामने लादेन के बंदे यहाँ आ जाएंगे, कल को यहाँ से खड़े हो जाएंगे। जी खैर, ये आपका अपना नुक्ता नज़र है तो जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। प्रेसिडेंट बुश ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जल्दी कर दी विड्रॉल करने में। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपको अफगानिस्तान में ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और अफगानिस्तान और भारत पर इसका क्या असर होगा? पाकिस्तान के असर के बारे में तो औरिया साहब ने बताया, आप जरा भारत के बारे में बताएं और औरिया साहब ने जो कहा उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू अरविंद। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, आप कोई भी सर्वे, जितनी भी सर्वेज हुई हैं, वो खुद अफगान्स ने की हैं या किसी एजेंसीज ने की हैं, 85% पीपल वहाँ पे जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के हक में। इस्लाम उनके लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक ही है ना, तो अफगानिस्तान एक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक क्यों नहीं बन सकता? बताएं, दो फार्मूले थोड़ी चलेंगे दुरंत लाइन के इस और उस पार। उन लोगों ने 20 साल डेमोक्रेसी टेस्ट की है। देयरफॉर तालिबान जो है अफगान को रिप्रेजेंट नहीं करते। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग थे तो आप देखें कि फ्रॉम 1994 से लेके 2001 तक वो वहां पावर में रहे। उन्होंने तो एक रियासत मदीना पैदा कर देनी चाहिए थी अफगानिस्तान। क्या वहां के हालात थे? क्यों आइसोलेटेड अफगानिस्तान इतना था? सिर्फ 3 मुल्कों ने उनको तस्लीम किया और कितनी वहां पे लड़ाई चलती रही। और फिर वही तालिबान जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुजाहिदीन समझते थे और एक जिहाद की लड़ाई लड़ रहे थे, 15,000 नॉर्दर्न अलायंस के जो सोल्जर्स थे, जिनको सिर्फ छोटी मोटी एयर सपोर्ट मिली अमेरिकन से, क्यों वहां से उन्होंने अपना सब कुछ निकाल के और वो लोग वहां से छोड़ के पाकिस्तान के अंदर चले आए? ये चीज मुझे बताएं। 15,000 लोग, फिर तो वो डिफीट होनी ही नहीं चाहिए थी अगर वो इतने स्ट्रांग हो, जबकि वो पावर्स के अंदर। जहां तक आज के जो हालात हैं, वो हालात इतने खराब नहीं जितने आपने अपने तबसरे में बताया या जैसे जान साहब जो है उसको पेश नजर कर रहे हैं। यहाँ पे हालात बहुत डिफरेंट है। पहले जब तालिबान पावर में आए थे तब कोई अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, वो मुजाहिदीन आपस में लड़ते रहे थे। अब कम से कम इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 2,50,000 के आसपास है। उनमें कई सारी खामियां हैं।
2014 से लेके अभी तक वही लोग जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिकन ने तो छोड़ दिया, छोटा मोटा इधर उधर एयर स्ट्राइक कर दी, यही लोग वो लड़ाई कर रहे हैं। अब ये जितनी भी विड्रॉल हुई ये बहुत सडनली हुई। अफगान नेशनल आर्मी इसके लिए तैयार नहीं थी, और मैं ये बोलता हूं कि अमेरिकन ने उनको एक तरह से धोखा दिया है कि ये एक प्लान विड्रॉल नहीं था, ये एक डील थी, ये माहिदा भी नहीं, ये एक डील थी जो अमेरिकन ने तालिबान के साथ की अपने आप को बचाने की। उससे थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन जो है वो अफगान आर्मी के ऑपरेशंस के अंदर आई है, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको रिकैलिब्रेट की है। ठीक है, कंट्री साइड जो है वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन 31 जो वहां के जो प्रोविंसेस हैं उनमें से एक भी कैपिटल पे अभी तक तालिबान ने कब्जा नहीं किया, और ना ही वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार वो एक बिल्टअप एरिया के अंदर आ गए, वहां के जो लोकल मिलिशिया आ रहे हैं उठ के, वो उनके साथ गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, वो एक सिटिंग डक की तरह एक टारगेट अपने आप को पेश करेंगे। इसलिए अभी जीत और हार का फैसला देना मेरे ख्याल में ये एक ठीक असेसमेंट नहीं है। अभी वहां पे लड़ाई चलेगी, काफी देर तक लड़ाई चलेगी। कुछ जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकैप्चर कर ली हैं, कुछ और एरियाज में वो गेन्स कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को रिकैलिब्रेट करते हैं और रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं और थोड़ी बहुत उनको अमेरिकन एयर सपोर्ट मिलती है, तो मैं सोचता हूं कि ये पूरी जो सिचुएशन है वो एक स्टेलमेट की तरफ जाएगी, जिसमें जो कंट्री साइड है वो तालिबान के कंट्रोल में रहेगा, खासकर सदर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस। जो प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर लड़ाई लड़ती रहेगी, और कुछ जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जहां पे अहमद मसूद आ गया है, दोस्तम है, आपका इस्माइल जो है वो तकरीबन 6000 फाइटर्स के साथ हेरात के ऊपर लड़ाई कर रहा है, एंड जनरल अत्ता वगैरह, ये सब मिलके मुझे नहीं लगता, अगर आप अफगानिस्तान की डेमोग्राफी देखें, किसी भी हालत में तालिबान जो है वो वेस्टर्न या नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। दे मे हैव छोटी मोटी टैक्टिकल विक्ट्रीज, बट द टोटल कंसोलिडेशन ऑफ देयर प्रेजेंस देयर इन दोज एरियाज, आई थिंक इट इज एन यूटोपिया, एंड दिस इज वेयर आई विल रेस्ट माय। जहां तक भारत का सवाल है, इनफैक्ट भारत ने एक कंस्ट्रक्टिव रोल ही अफगानिस्तान के में अदा किया। अगर किसी ने डिस्ट्रक्शन की अफगानिस्तान की, तो दो कंट्रीज उसमें जो प्रोमिनेंटली आते हैं, एक अमेरिकन और दूसरी उनकी सपोर्ट पाकिस्तानियों ने की, और अभी भी वही चल रहा है। हमने क्या किया जाके वहां पे? हमने तो वहां पे हॉस्पिटल बनाए, डैम्स बनाए, पावर ग्रिड्स बनाए, क्रिकेट स्टेडियम्स बनाए, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इसमें कौन सी खराबी है कि हम सब ये काम कर रहे हैं? हमने कोई बूट्स वहां पे ग्राउंड पे नहीं डाले, हमने 4 हेलीकॉप्टर्स उनको दिए हैं, छोटा मोटा कोई एम्यूनिशन दिया होगा, कुछ और नॉन लीथल एड दी होगी। लेकिन अगर कोई भी इस वक्त अफगानिस्तान की बर्बादी का अगर जिम्मेदार है, तो उसमें 2 मुल्क में जो है उनका नाम लूंगा। 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक अमेरिका है और दूसरा पाकिस्तान। जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। एक सच ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है वो वैसी ही होनी थी, उसमें कुछ अलग हो नहीं सकता था। जिस तरह की जो डिमांड्स अशरफ गनी गवर्नमेंट ने की, मसलन उनका जो कहना है कि हम चाहते हैं कि तालिबान अगर सोचते हैं कि उनको यहाँ पे लोगों का सपोर्ट हासिल है, तो मैं रिज़ाइन करने के लिए रेडी हूँ, उन्हें कहें कि वो आएँ और इलेक्शन लड़ें। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि हम इस जमहूरियत को मानते ही नहीं है, ये जो निज़ाम है जमहूरियत का, आप किसी के ऊपर इम्पोज तो नहीं कर सकते हैं अगर वहाँ के लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये एक आर्ग्यूमेंट रखी जाती है एक बड़े तबके की ओर से। तो वो ये कहते, और तालिबान का ये कहना है हम तो एक इस्लामिक अमीरात यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो आप एक ऐसी पोजीशन से तो रिकंसाइल नहीं कर सकते कि जहाँ से रिकंसाइल करना जो है वो मुमकिन ही ना हो। दूसरी बात आपने कही कि जी ये अफगानिस्तान की जो आज आवाम है उसने डेमोक्रेसी को चखा है। आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पिछले 20 साल से ये जो पोस्ट 9/11 जनरेशन है,
इसने पूरी दुनिया के साथ अपना कनेक्शन बनाया है, इन्हें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हासिल हैं, इन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है, ये वेस्टर्न मूवीज़ भी देखते हैं, दुनिया के साथ बात भी करते हैं। तो इनका पहले जैसे अफ़गानिस्तान के लोग थे, उनका शायद इतना कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन आज जो पोस्ट 9/11 जनरेशन, जो बच्चे उस वक़्त से लेकर अब तक जवान हो गए होंगे, तकरीबन कोई अगर 4-5 साल के थे, तो वो 25-26 साल के हैं, और जो पैदा हुए हैं, वो 20-21 साल के हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को देखा है और वो चाहेंगे कि वहाँ पर कोई भी एक खलीफेट का निज़ाम या उस तरह का एक अमीरात वहाँ पे ना बने, क्योंकि उन्होंने वही सब चीज़ें देखकर बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बड़ों से तालिबान के बारे में कोई अच्छी मुस्बत बातें तो नहीं सुनी हैं। औरया साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप हमें बताएं कि आज पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी की पाकिस्तान पर नज़र है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क्या जो है किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हमेशा दो तरह के तबकात रहे हैं। ये मॉडर्निज्म आज की बात नहीं है। हम 60s में काबुल में जाया करते थे, और काबुल किसी भी यूरोपियन शहर से मुख्तलिफ नहीं होता था। डांसिंग क्लब्स थे, स्कर्ट वाली औरतें घूम रही होती थी, बाजार जबरदस्त थे। लेकिन उस काबुल के बाहर एक बिल्कुल मुख्तलिफ अफगानिस्तान था, और वो मुख्तलिफ अफगानिस्तान काबुल में भी नजर आता था। आप अब तालिबान के आने के बाद जो एक 5 साल का रूल है, कभी उसको कोई एनालाइज नहीं करता। सिर्फ 5 to 6% एरिया था उन लोगों के पास, वही पंशेर वैली के उस तरफ। बाकी पूरे का पूरा एरिया इस लेवल का था कि हेलमंद से लेके उसके जबात से लेके तुरखम तक पाकिस्तान से लोग अपने मुकदमात का फैसला कराने तालिबान के पास जाया करते थे। हालत यह थी, 97% पॉपी वहां ग्रो होती थी, और मुल्ला अमर का एक फैसला था 97% वर्ल्ड सप्लाई पॉपी कि इसको खत्म कर दें, 1% पे आके रह गई थी। फैसला हुआ था कि अफगानिस्तान के अवाम जो है अपना असला वापस करेंगे। कोई अफगान घर नहीं है ऐसा कि जिसके पास असला ना हो। एक और पठान से असला लेना ऐसे होता है उसकी बेटी छीनना होती है। हर एक ने असला सरेंडर किया था। पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम चली थी, उससे पहले पाकिस्तान एक थाने का असला वापस नहीं ले सकता था अपनी 7 लाख फौज के बावजूद, और दुनिया का कोई अमेरिका नहीं ले सकता। फिर उसके बाद बाकी तमाम तर मामला जो थे उनके जिस तरह स्मूथ चल रहे थे, वो 5 साल उन्होंने एक, और आज भी आप अगर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएं तो आपको लोग रूल याद कर। मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड आदमी, मैंने एक एक एरियाज को और पश्तून बेल्ट को सारा का सारा उसको जिस तरीके से देखा है, बड़े आसानी से हम कह देते हैं ताजा को। आप अंदाजा करें कि वहां एक हिंदू औरत जो है ना, वहां एक ईसाई औरत जो है ना वहां रहती है, वहां एक बुद्ध औरत भी जो है शटलकॉक बुर्का पहनती। अब आते हैं इस साल के जो उन्होंने रिसेंटली मजा चखा है, शहर के अंदर उन्होंने मजा जरूर चखा है इंटरनेट की फैसिलिटीज का, लेकिन वो इंटरनेट की फैसिलिटी को जितना तालिबान ने इस्तेमाल किया आप खोज नहीं सकते। जितना वो मॉडर्नाइज हुए हैं, जिस तरह उनकी साइट बिल्टअप हुई है, बाकी सारी चीजें। लेकिन क्या अफगानिस्तान के अंदर इतनी सारी प्रेजेंस 5 लाख, और मैं हमेशा से कहता हूं कि जब लोकल इंसर्जेंसी शुरू हो जाए, जब लोग जो है एक खास लेवल पे चले जाएं, दुनिया में अमेरिका की फौज जो है ना, ये तो अहमद करजई की फौज, मैं अहमद करजई को जाती तौर पे जानता हूं। उसका भाई जो था वो चमन में डॉक्टर होता था, और इस अफगान आने के बाद वो बंदे ने आके कहता होता था, अभी नहीं आया था इनकलाब वहां पर, तो उसने कहा था आइंदा अगर अमेरिकी आया तो मेरा भाई वहां पर सदर होगा, और बच्चे को पता था सदर होगा। फिर दूसरी बात जहां तक इस बात का तल्लक है कि जिस वक्त अहमद शाह मसूद जो था, वो जिस दिन तालिबान ने काबुल फतह किया उसके अगले दिन इंडियन एम्बेसडर के साथ, तो ओपन रिपोर्ट, इंडियन एम्बेसडर के साथ तो बैठा हुआ था ताजिकिस्तान में और दुशंबे में उसके घर में, और वहां से फाफोर का अड्डा बना था। उस अड्डे के अंदर बकायदा एक $7.8 मिलियन का अस्पताल बना था, वहां हेलीकॉप्टर दिए गए, और फिर ईरान की सपोर्ट को तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता, और उनके अंदर एक बकायदा शिया फॉलोइंग मौजूद थी। तालिबान की डिप्लोमेटिक सक्सेस देखें इस वक्त, अगर वो वहां मौजूद होते, आप खुद सोचें कि अगर वागा के बॉर्डर पे इंडियन पोस्ट जो है किसी और के हाथ में हो, तो क्या आप इंडिया को सक्सेसफुल गवर्नमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। पाकिस्तान की वागा बॉर्डर जो है की पोस्ट जो है वो किसी और के पास तो हो, या तोरखम के बॉर्डर की पोस्ट है वो पश्तून मूवमेंट के हाथ में आ जाए और वहां उनका झंडा भी लहरा रहा हो, तो क्या आप कहेंगे वो दे आर सक्सेसफुल? नहीं।
वो इलाके जो कि कभी दोस्तन के पास होते थे, ताजिकिस्तान का बॉर्डर उनके पास था, तालिबान 5 साल तक वहां नहीं जा सके, आज तालिबान के पास है। वाखान कॉरिडोर का बॉर्डर जिस था वो उनके पास था, इस्माइलियों के पास था, आज वहां तालिबान के पास। ईरान का बॉर्डर जो हिलमज, वो सारा उसके पास। ये इंटरनल फैक्ट, इस वक्त हेरात में जंग हो रही है, इस वक्त वहां पर कंधार में जंग हो रही है। मैं आपको बताऊं, चमन से रोज लोग बुल्दक में जाते हैं, चमन से लोग बुल्दक जाते हैं और वहां जाके शॉपिंग कर रहे हैं सारा कुछ। ये कैफियत जो है, इसको आप, मैं हमेशा कहा करता हूं, मैंने पहले बताया मैं तालिबान का हामी ना हूं, लेकिन मैं आपको पहले बड़ा मैंने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का बताया कि यार ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करो। ये मत हो सोचो कि हमने जुर्म, हर बंदे को जब तक अपना जुर्म तस्लीम नहीं करेंगे हम कभी भी आगे ना अफगानिस्तान पर। और एक बात ना, अफगानिस्तान के बारे में इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उसने कहा था एशिया यक पैकरे आबो गिलस्त, कि एशिया जो है ये मिट्टी और पानी का एक पुतला है। पैकरे कौम अफगान दिलस्त, कि इसके अंदर कौम अफगान दिल है। अब फसाद एशिया, अगर वहां फसाद होगा पूरे एशिया में फसाद होगा। आज कुशाद एशिया, वहां अमन होगा, पूरी एशिया में अमन होगा। अब खुद सोचें, अपनी 2000 साल की तारीख तो देख लें, जो लोग वहां आके यहाँ सेटल हुए, उन्होंने आके मिट्टी के अंदर दम हो गए। कभी कभी मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में काबली वाला जो है ना, उसकी फिल्म भी देखनी चाहिए और उसका अफसाना भी टिगोर कर पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह यहाँ आते थे और कैसे थे और किस तरह उतरते थे। असल मसला वहां पर इस वक्त यह है कि हमने अफगान कौम को 40 साल से इस बात का दर्श दे रखा है कि तुम्हारी गैरत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हमीयत इस किस्म की है कि तुम किसी दुनिया के सामने सरेंडर नहीं करोगे। और मैं आपको बताऊं, मैं अफगान साइकी को जानता हूं, वो इंटरनेट सेक्रीफाइस कर सकता है, वो अपना बाकी फैसिलिटी, और ये बड़े कम होते हैं। हम हमारे दरमियान कम से कम इस वक्त 19% पठान रहता है, वो हर चीज सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन इस बात की उसकी पश्तून वली इसको कहता है, वो नहीं सेक्रीफाइस करता, वो घर आग लगा देगा। ये साइकी जो है ना, इस साइकी को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान जो है, अगर वो इस पोजिशन स्टैंड में आए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और डेमोक्रेसी क्या है? आप एक मुल्क पे हमला करते हो, उस पर कब्जा करते हो, अपनी मर्जी का आइन ड्राफ्ट करते हो, अपनी मर्जी का इलेक्शन कराते हो। तो डेमोक्रेसी तो आपने ताकत से वहां नाफिज की है, आपने डेमोक्रेसी को लोगों की विल पे नाफिज की है। आप इराक पे हमला करते हो, अपनी मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन मारते हो, 14 लाख बंदा मारते हो, इलेक्शन करते हो, आप कहते हो मैंने डेमोक्रेसी नाफिज। दुनिया में डेमोक्रेसी कभी लोगों की पब्लिक विल तारीख में आई? और यार साहब, मेरे सवाल की तरफ भी आए। आपने जो सारी सिचुएशन बताई बिल्कुल ठीक है। हरात में इस वक्त जंग चल रही है। 8 जुलाई को तालिबान ने कड़क नाम की एक मेन उनकी डिस्ट्रिक्ट है जिस पे कब्जा किया, जिसको गवर्नमेंट फोर्सेस ने 23 जुलाई को फिर से टेक ओवर किया। अब कल उन्होंने कुछ घंटे पहले ही उन्होंने फिर से उस पर अपना कब्जा कर लिया है। दे आर क्लोजिंग इन। ये तो आपकी जो मालूमात है बिल्कुल ठीक है। और कंधार के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर तालिबान का, वहां पर भी बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन उसकी जितनी भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारी, वो तालिबान के ही कंट्रोल में है। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। आप बताएं, पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान को एकदम पीछे हट जाना चाहिए कुछ देर के लिए। उसकी एक वजह है कि लेट देम सेटल द इशू, हम सबको पीछे हट जाना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, अगर हम अपनी बाउंड्री सिक्योर कर लेना, उनका क्या तुम सेटल कर लो अपने आप को। देखिए, मुद्दतों आपने बोस्निया और हर्जेगोविना को भी देखा ना, दुनिया में कौन कौन सा मुल्क जहां इंटरनल फाइट हो रही है, आप कहते हैं आप पीछे हट जाओ, तो देख लेते तो। और आपको मैं बताऊं, आपको पश्तून सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में ये होता है कि जब ट्राइबल आपस में थक जाते हैं तो फिर जिरगा बैठ जाता है। हमारी ट्रेडिशन है, शिनवारी और अफरीदी मरे, 3-3 हजार बंदा मार दिया, आखिर में इकट्ठे हुए, यार बहुत खून खुलेला हो गया, आ जाओ बैठ जाओ, इसमें इतना तवान हो गया, इसमें तवान होगा, वो बैठ जाएंगे। उनको इस काबिल समझेंगे, वो बैठ जाएंगे। लेकिन ये असेसमेंट करनी कि वहां ये चलेगा, वहां ये चलेगा, वहां ये होगा। आप मुझे ये बताइए कि वो 5 साल जो अफगानिस्तान में उनको इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, क्या वो 5 साल जो है अफगानिस्तान के वो बुरे गुजरे? मैं ईरान में रहा हूं, ईरान में 3 लीटर पेट्रोल जो है वो उसकी राशन बंदी थी उस जमाने में वहां पर। आप मुझे बताइए, ईरान दुनिया के नक्शे से उतर गया? असल मसला ये नहीं होता,
दुनिया के पर्सपेक्टिव से निकल 48 मुल्क वहां पर आके चढ़ दौड़े, तो क्या उन्होंने वहां पर एक मैनहट्टन पैदा कर दिया? नहीं पैदा कर दिया। आपने एक कोर ग्रुप पैदा किया। और अमेरिकन की खराबी पता है क्या है? अमेरिकन की खराबी यह है कि अपने कुछ लॉयलिस्ट पैदा करते हैं और उन लॉयलिस्ट के साथ उनका एक माहौल बनाते हैं। वो माहौल बड़ा खूबसूरत लगता है। वो माहौल जब रेड जोन में जो होता है, उसमें क्लब्स होते हैं, उसमें बाकी चीजें होती हैं, ये सारी चीज, उससे लगता है कि वहां मॉडर्निज्म आ गया है। और वही कैफियत जो है वो उसको पोर्ट्रे करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। उससे बाहर दुनिया ही बिल्कुल और होती है। और वो उसी को पोर्ट्रे करते करते समझे आज बहुत तब्दीली आ गया। अफगानिस्तान में आप जाकर तो देखें, बहुत सारे आप तस्वर ही नहीं करते, अफगानिस्तान उसी जगह पे खड़ा है सिवाय चंद आइलैंड्स के जो उन्होंने क्रिएट किए हैं। और उन आइलैंड के अंदर घुसना मुश्किल होता है और निकलना मुश्किल होता है। इतने वो किसी कहते हैं यूथ का नैरोड है। कौन से ट्राइब है अहमद करज़ई का जिसके साथ खड़ा होगा? 1500 बंदा उसके पूरे ट्राइब का। अशरफ गनी के साथ कौन करेगा? अफगानिस्तान अभी ट्राइबलिज्म से मॉडर्न सेटलमेंट के एरिया में दाखिल ही नहीं हुआ। जो मुल्क दाखिल ही नहीं हुआ अभी तक, जहां लॉयल्टी का सवाल और है, जहां यह है कि अगर मैंने इस कबीले से बगावत की तो कल मेरे साथ को खड़ा नहीं होगा। आप उसकी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझे बगैर कैसे आप उसको हल कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बात तो औरिया साहब ने ठीक कही है कि हरात में इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त जंग हो रही है और तालिबान ने उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कंट्रोल किया है। और इस वक्त एज वी स्पीक वो एयरपोर्ट और हरात सिटी के बीच की जो रोड है उस पर उनका कब्ज़ा है। तो आप से मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो हर पल में मज़ीद ख़राब होती जा रही है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? भारत का क्या किरदार हो सकता है? वही सवाल जो मैंने औरिया साहब से पूछा। इन्होंने तो कह दिया है कि जी पाकिस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए? हमारा रोल क्या हो सकता है इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन में? सबसे पहले देखें, हमें जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको टैक्टिकल लॉसेस और विक्ट्रीज को लेके एनालाइज नहीं करना। ये तो एक सिविल वॉर की तरफ वो सोसाइटी जा रही है और ये सिविल वॉर जो है ये काफी अरसे तक चलती रही। ठीक है, तो इस वक्त हम कोई क्लियर कट असेसमेंट वहां पे नहीं दे सकते। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ औरिया साहब कि जो इन्होंने तबसरा किया उसके हवाले से कि आज के ज़माने में एक थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, क्योंकि पूरी वर्ल्ड जो है डेमोक्रेसी की तरफ चली। आप मुस्लिम कंट्रीज की अंदर ही देखें, बेशक वहाँ पे मोनार्कीज हैं कई सारी कंट्रीज, बट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज वहाँ उनका एक अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसको उन्होंने इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं या टेनेट्स हैं उनको साथ मिला के एक अच्छा मॉडल पैदा किया है। अगर पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिनमें 95% सुन्नीज हैं, ईरान इलेक्शंस करते हैं, तो हम एक थियोक्रेटिक स्टेट किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर जो है इम्पोज कर सकते हैं? एंड उसके अंदर कोई बुर्का पहनना या कोई नमाज पढ़ना एक ट्रू इस्लाम का कोई ये नहीं है वो एसिड टेस्ट। ये तो सिंबलिज्म है। एसिड टेस्ट जो है इंटरनल जिहाद, आपके अंदर किस तरीके से आप एक एनलाइटेंड इस्लाम का माहौल उस सोसाइटी के अंदर पैदा करें, आप क्या वैल्यूज क्या वर्च्यूज उस सोसाइटी के अंदर लाते हैं। मेरे ख्याल में जो तालिबान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, उनका एक वर्ल्ड व्यू अभी तक नहीं है क्योंकि वो लड़ते ही रहे हैं। ठीक है, एक नेशन स्टेट को कैसे बिल्डअप करते हैं वो तब नहीं कर पाए जब वो हेल्म ऑफ अफेयर्स थे। अब तो वहां पे नेशन स्टेट बन चुकी है, अब उनका क्या वर्ल्ड व्यू है वो नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। तीसरी बात ये कहना कि अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी का पता नहीं है, मैं तो बोलता हूँ वो एक ग्रास रूट लेवल पे वहां बहुत जबरदस्त डेमोक्रेसी है। उनका सिस्टम देखें आप, आपका लोया जिरगा का सिस्टम है, आपका वलीसी जिरगा का सिस्टम है। जब आपके नसरुल्लाह बाबर साहब गए थे इनके पास, मुल्ला उमर के पास, कि आप दुरंग लाइन का फैसला करें, अब तो आप हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, उन्होंने बोला भाई साहब ओवर माय डेड बॉडी, ये तो लोया जिरगा अफगानिस्तान की जो है डिसाइड करेगी। मैं ये नहीं बोलता कि आप तालिबान का कोई रोल नहीं है, और उसमें अगर वो इस वक्त मिलिटरीली दे वांट टू कम टू अ मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कि वो नेगोशिएशन टेबल पे पावर शेयरिंग में आए, लेकिन पीस टॉक्स तो शुरू करो। आपने दोहा से लेके फरवरी 2000 से बोला कि हम एक इंटर अफगान डायलॉग में हिस्सा लेंगे, उसके बाद कोई पावर शेयरिंग
जो फॉर्मूला है उसको हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद एक कोई सीज फायर होगी, कोई गारंटर होगा उस सीज फायर का। ये सब चीजें तो उन्होंने कहाँ की हैं। अगर वो बैरल अफगान से वहां पे चेंज लाना चाहते हैं तो अब वो अमेरिकन के साथ नहीं लड़ रहे, अब अफगान के साथ लड़ रहे हैं। याद रखें, पहले भी जब सोवियत चले गए तो अफगान के साथ लड़ रहा था और उसका हश्र क्या हुआ। और अब अमेरिकन वहां नहीं है तो अब अफगान के साथ लड़ रहा है। और ये लड़ाई जो है ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की लड़ाई है। तो उसमें कोई तालिबान चाहें कि वो गन के जोर पे वहां के लोगों के ऊपर अपना जो सिस्टम है वहां भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ख्याली है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत इस वक्त वहां पे जहां तक वहां की मिलिट्री सोल्यूशन है उसके हक में नहीं है। हम बोल रहे हैं आपस में अफगानिस्तान को डिसाइड करने दो क्या करना है। अगर कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वो करना चाहते हैं जिसमें तालिबान उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। और हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। और वही वर्ल्ड के दूसरी जो कंट्रीज है, रीजनल कंट्रीज हैं, कि वहां पे टू द बैरल ऑफ गन यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज। और वो स्टेट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान ने भी बोल दिया, पाकिस्तान ने भी बोल दिया, चाइना ने भी बोल दिया, रशिया ने भी बोल दिया। तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जहां तक हमारा रोल है, हम तो बोलते हैं भाई हमारी जो वो प्रेजेंस है हमारे ऊपर कोई टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये हम चाहते हैं कि वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, एक बार नई गवर्नमेंट आती है तो अगर उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई रोल अदा करना तो हम वो अदा करेंगे। उस रोल को अदा करने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा जो है हम जो है बाकी जो है एक आम राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें पाकिस्तान के साथ भी हमें बातचीत करने की जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं उसके, ताकि जो इकोनॉमिक्स को लेके इमरान खान ने और कमर बाजवा ने बात की। जी मैं उसके ऊपर आऊंगा, आगे। इंडिया जो है उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार। ठीक है, चलें, ये तो बड़ी आपने बहुत ही मुस्बत बात की। इंडिया का जो किरदार है इसमें कोई शक नहीं है औरिया साहब कि हमने वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन लोगों की अफगानिस्तान के अंदर खास तौर से जो मेन प्रोविंशियल सेंटर्स है जहाँ पर आबादी रहती है, एक गुडविल जनरेट की है अफगान हुकूमत के अंदर भी, जो है वो बार बार इसको एक्नॉलेज भी करते हैं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं जितना सवाल पूछूंगा, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि तो अपना आंसर उसी के मुताबिक आप अपना जवाब रखें, बिल्कुल प्रिसाइज। और साहब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप उस खित्ते में रहते हैं, आपको वहाँ की सूरत हाल की एक बड़ी अच्छी आपकी उसके ऊपर पकड़ है, तो आप हमें ये बताएं कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर पाकिस्तान में अमेरिका, नेटो या ईरान पर आपका जो नुक्ता नज़र है वो क्या है? पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि उनका क्या किरदार है? देखिए, पाकिस्तानी जो बुनियादी तौर पर एक तो ये है कि पाकिस्तान से डिफरेंट सोसाइटी है उससे। उसकी इस वजह यह है कि उस लाइन के इस तरफ गोरा रहा है और उस लाइन के उस तरफ गोरा नहीं रहा। और गोरे ने पाकिस्तान की सोसाइटी को वैसे ही, जिसे कहते हैं, वो किया है, अपने रंग पे रंगा है, जैसे इंडियन सोसाइटी, बाकी सोसाइटी को ज्यादा मुख्तलिफ सोसाइटी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक पाकिस्तान है, उसमें अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत इस्लाम आता है। अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कभी भी नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट उनके लिए बिल्कुल एक अजनबी सी बात है। उनके यहाँ लोई जिरगा होता है, उनका ट्राइबल सिस्टम है, वो उनको फैसला करते हैं, वही कैफियत है और उस हिसाब से वो चलते हैं। और लोई जिरगा जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 1000 साल की उनकी ट्रेडिशन, और उस लोई जिरगा के अंदर वो बातें करते हैं और वो उसके अंदर आप कहते हैं एक एगैलिटेरियन डेमोक्रेसी की रूट्स उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो मेरी और आपकी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते कि जिसमें 10% वोट लेके एक बंदा जो है वो अब्दुल्ला या कोई भी है, वो अशरफ गनी जो है वो सरबराह बन जाता है। उनका नजदीक अगर लोई जिरगा का आज भी इजलास हो तो कोई भी अशरफ गनी को या आमद कर देगी वो कभी नहीं बनाएगा, इसलिए कि बुनियादी तौर पर वो समझते हैं कि असल ताकत किसके पास है, बड़ा ट्राइब कौन सा है। काकड़ ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब है, उसको उसमें से कौन आएगा, खिलजी में से कौन आएगा, वो इस तरह की सूरत है। उनको पता है हमारी डेमोक्रेसी में, उनकी डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ किसके पास है। लेकिन चूंकि वहां पे स्टूजेस लाए गए, बंदे बिठाए गए, अमेरिका ने कहा इसको रखो, उन्होंने कर लिया, बाकी लोगों ने मान लिया सब कुछ। असल मसला यह है कि वहां पर अगर डेवलपमेंट करते हुए अमेरिका की इज्जत नहीं रही,
अगर बाकी 48 मुल्कों की इज्जत नहीं रही, उनके खिलाफ लोग खड़े हैं, उनके खिलाफ नफरत भी है, बाकी एक 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 इतने से पॉकेट्स को आइलैंड को नहीं, तो फिर किसी की नहीं रहती, ना उसके अंदर इंटरफेरेंस करने वाले की इज्जत रहती है। ये मैं दोनों बातों को कह रहा हूं, ना डेवलपमेंट करने वाले की इज्जत रहती है, ना इंटरफेरेंस करने वाले की। पाकिस्तान को वो हमेशा से दोस्त भी समझते हैं और दुश्मन इसलिए भी समझते हैं कि एक हद से ज्यादा जब वक्त आता है तो हम उनके माई बाप बनने की कोशिश करते हैं। वो कोई किसी को अपना माई बाप बनाने की कोशिश नहीं मानता। कोई कहता है ठीक है, हम अपने आप को जानते हैं और तुमसे बेहतर जानते हैं, हम अपने मिसाइल खुद हल कर लेते हैं, तुमसे बेहतर। हमारा जो डिप्टी कमिश्नराना रोल है ना, जो ट्रेडिशन कि नहीं मैं दोनों को बिठाता हूं, ये कल वो डिप्टी कमिश्नर रोल नहीं। सिर्फ अर्ज इतनी सी है कि अफगानिस्तान को उसकी बाउंड्रीज के अंदर उनके ट्रेडिशंस और उसकी गिवन सिचुएशन का हो क्या रहा है, जिससे मैं तालिबान को पोजिशनल स्ट्रेंथ में किसने छोड़ा? अमेरिकन ने। इस लेवल पे छोड़ा कि जिन्होंने 20 साल उनके साथ वफा की, उनको उन्होंने चौकीदार के तौर पर भी उसमें नहीं बिठाया नेगोशिएशन, चौकीदार के तौर पर। क्या है तुम यहां पर खड़े हो जाओ, उनको पीछे खड़ा डंडा लेके भी नहीं खड़ा किया कि यार झंडा लेके खड़ा हो जाओ, जो अदालत के दरवाजे पे पीछे चौकीदार खड़ा होता है, चौकीदार भी नहीं बिठाया। वो चीखते रहे, वो करते रहे, सब निकल गए। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो एक दिन का नहीं है, ये 1 साल का है। अगर उनका पोजिशनल स्ट्रेंथ में होते चीख उठते कि हम नहीं निकलो, तुम क्यों धोखा दे रहे हो तुम, लेकिन वो नहीं बोल सके, उनको पता था उनकी स्ट्रेंथ क्या है। 20,000 बंदे जो उनका एक कैडर बन चुका है गुजरे 40 साल से, जो कि तर्जमान का है फलाना, उनके कांग्रेस खड़ी होकर ब्लिंकन को बुलाती है और कहती है तालिबान आर कमिंग एंड क्लॉक इज रनिंग, इनको वीजा क्यों नहीं जारी करते हो, ये पाकिस्तान के शकील अफरीदी की तरह मारे जाएंगे। तो असल मसला यह है कि मैं सिर्फ सिंपल मेरी अर्ज यह है, मैं हालांकि जाती तौर पे तल्लुकात वाला आदमी हूं, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं बहुत, मतलब मुल्ला उमर साहब के उनकी जो तरके में से जो पगड़ी मिली थी, वो पगड़ी उन्होंने मुझे पेश की कि आप इस तरह का, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि मुझे उसके मामला में, उनका मामला है, उनका मुल्क है, उसके हिसाब से चले। सिर्फ एक एश्योरेंस है, वो तालिबान दे चुके हैं कि हमारा मुल्क जो है किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये कितनी बड़ी एश्योरेंस है, ये काफी एश्योरेंस है रीजनल पावर्स के लिए। ईरान का क्या रोल होगा, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर में? देखिए, ईरान जो है ना, उनके अंदर ना, ईरान के दिमाग में एक बड़े अजीबोगरीब सा ट्रेडिशन बसी हुई है कि हम तो इस मुल्क के रूलर थे, ये तो हमारा बैकयार्ड था, ये तो वो आवाज भी कहता है खुरासानी थी कि ये तो खुरासानी है, ये वो मतलब जाहिल लोग हैं जो ऊंची ऊंची बोलते हैं, जो जोर जोर से चलते हैं, वो आज भी समझते हैं कि ये तो वो लोग हैं। अब मैं कभी डिप्लोमेट से मिलता था ना, तो हमेशा थोड़ा बहुत एक लतीफा जो है वो पठान के बारे में, जैसे हम भी जाहिर बात है पठान के बारे में जैसे लतीफा सुनाते हैं, जैसे पंजाब में सिखों के बारे में कराते हैं, सिख मुस्लिम के बारे में, वो एक ये माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट आपको आगे लेके जाता है फैसला करने के लिए, ये बैक पे चल रहा होता है। इसीलिए उन्होंने वहां पर हिज़्ब वादत को खड़ा किया और फिर हजारों की 1,500 साल की वो अमानुल्लाह खान के जमाने की फाइट को निकाला, उन बेचारों को मरवाया। मैं आपको बताऊं, बदतरीन वो लड़ाई होती है जो मजहब और कबायली एक जुड़ जाए मिलके, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये बड़ा लेथर होता है। ये उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और वो हुआ ये कि खून में नहा गए सारे के सारे। मतलब अलहदा कर लो, कबायली लड़ा कर लो, क्या रोल क्या देखते हैं आप ईरान का? मेरा ख्याल उनको अंदाजा हो गया, वो समझते हैं, उन्होंने इस बात को भी कह दिया। तालिबान की डिप्लोमेटिक सक्सेस बहुत ठीक हुई है, देखा ना, रशिया है, चाइना है। चाइना इस वक्त मेजर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट चाइना की उसमें है। हांगकांग में 2014 में जो ठेके हुए थे, वो सब सारे ठेके लिथियम के, दूसरे गैस के चाइना के पास है। बल्कि अमेरिकन ने कहा था वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज कंपनीज। तो चाइना किधर से नहीं जाएगा कमन हो नो, तो रूस जो है वो आ ही नहीं सकता, उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकता जो 1343 के अंदर पीटर द ग्रेट ने देखा था कि हम वार्म वाटर में पहुंचेंगे। वो जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, वार्म वाटर में कैसे पहुंचेगा? सबके ख्वाब अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। असल मसला यह है कि मैं स्टाफ कॉलेज में था, मैंने एक पेपर लिखा था 2011-13 जब ये अमेरिकन फैसला कर रहे थे, 2013 या 14 की बात, 13 की बात। तो मैंने कहा था कि व्हाई कांट इंडिया एंड पाकिस्तान, बाकी जगह पे आप इकट्ठे होते हो बाद मामला के अंदर, आप अफगानिस्तान के इशू पे इकट्ठे होके उसकी डेवलपमेंट के लिए काम क्यों नहीं करते हो? ठीक है, कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोनों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा वाबस्ता है जिसकी हिसाब ही नहीं। ये बाकी सारी चीजें, कश्मीर में तो चलो लड़ाई है आपकी,
कि ठीक है जी हमारा डिस्प्यूट है। अफगानिस्तान में तो दोनों में किसी की भी लड़ाई नहीं है। ट्रू, ठीक है, चलें जी, मैं जनरल साहब आपकी तरफ आता हूं। आप बताएं अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनका रूस, चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर क्या असर पड़ सकता है, और इन मुल्कों का अफगानिस्तान में क्या रोल ये जो है अपना अदा कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं जो औरिया मकबूल जान साहब श्योर। ने कहा कि इनका सुझाव पाकिस्तान को है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना चाहिए। हम्म। मेरी जो राय है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने गर्मजोशी में आके अफगानिस्तान के दलदल में बहुत पहले छलांग मार दी थी। अब उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है और ये दलदल जो है आगे भी फैलता जाएगा जिस तरीके से वहां पे सिविल वॉर हो रही है। और उसके कई सारे पहलू हैं। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की पूरी आंखें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं कि भाई आपके रिलेशंस इनके साथ अच्छे हैं। अब तालिबान का जो बिहेवियर है उसके भी आप जिम्मेवार हैं कि वो अच्छा बिहेव करते हैं या बुरा बिहेव करते हैं। वन, दूसरी जो चीज है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको बहुत लाइटली पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है जिसकी जो अपील है वो दुरंग लाइन के दोनों साइड पे। और तीसरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो यूएन रिपोर्ट हाल ही में निकली है कि जो 6000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नंगार वगैरह प्रोविंसेस के अंदर हैं, उनको पूरी पैटर्नेज है, सपोर्ट है तालिबान की, राइट। और वो लोग, उनका क्या मौकफ है, वो पूरा उनका जो स्टेटमेंट दिया तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान के लीडर ने सीएनएन के ऊपर, उसने बोला हम शरिया जो है नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप जिस तरीके से ये बलूचिस्तान वगैरह में अटैक हो रहे हैं और ये जो 5 ग्रुप मिल गए हैं तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान के, उससे लिए पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा सिक्योरिटी के हालात जो है खराब होने वाले हैं। आप दुरंग लाइन पे देखें, पूरी ऑक्सिलरी फोर्सेस को उन्होंने पीछे उठा के रेगुलर आर्मी जो है डाल दी है। अब इसका एक स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि ये ट्रुप जो आपको भारत के अगेंस्ट एलओसी के ऊपर चाहिए थे, वो वहां से लेके आप दुरंग लाइन के ऊपर डाल रहे, तो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इम्बैलेंस भी। सो ये सारी इम्प्लीकेशंस मुझे यकीन है कि औरिया मकबूल जान साहब इनके ऊपर गौर करेंगे। जहां तक ये जो दूसरे मुल्क हैं, रशिया का जो मौकफ वहां पे बिल्कुल क्लियर है। उसने, उनकी उंगलियां वहां पहले जल चुकी हैं और वो वहां पे अंदर नहीं आना चाहेंगे। वो, उनका पूरा मौकफ है कि ये जो सेंट्रल एशियन बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर वैसे ही उनकी पहले बहुत डिप्लॉयमेंट है, उनके कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेस वहां पे लगी हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, कुछ चेचन ग्रुप्स हैं जिन्होंने कंसोलिडेट किया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर, और वो पूरा कंट्रोल में नहीं है तालिबान के नीचे। जब उनका टाइम आएगा, वो और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो बॉर्डर के उस तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। और वहां पे जो है, अगर तालिबान उनको नहीं कंट्रोल कर पाते उन लोगों को, तो एक तो अंदर में उनकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी, और दूसरा जो है रशिया के साथ जो है तालिबान के रिलेशन जो है उनमें दोबारा से जो अनबन हो सकती है। लेकिन अगर तालिबान और या कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आ जाता है अफगानिस्तान के अंदर, तो हो सकता है रशिया उनको रिकंस्ट्रक्शन में कुछ मदद कर सके। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो वही करेंगी जो रशिया उनको बोलेगा। उनकी बिगेस्ट जो थ्रेट है वो है दाइश की है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस जो है, उनके कुछ कार्डर्स वहां पे हैं, वो चाहेंगे कि तालिबान उनको कंट्रोल करें। जब दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि हो सकता है अगर ये कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में आए, तो फील्ड कमांडर्स और जो मॉडरेट इस्लाम जो तालिबान है उनके बीच में अनबन हो सकती है, और कुछ डिजर्शन भी हो सकती है तालिबान से, जो दाइश के रैंक्स को जो है ज्वाइन करें। और एक बार दाइश मजबूत हुआ तो उसके टेंटिकल जो है वो सेंट्रल एशिया में जाएंगे। तो इसलिए वो रशिया के साथ मिलकर उस सिक्योरिटी सिचुएशन को काबू में पाने की कोशिश करेंगे। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उनका बिल्कुल एक मर्केंटिलिस्ट अप्रोच है। वहां पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट है नहीं। उन्होंने अपना बॉर्डर सील कर दिया है। वो चाहते हैं कि कोई भी वहां से अटैक उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे ना हो। आइनिक माइनफील्ड में उन्होंने कुछ पैसा लगाया है, वो कुछ आमू दरिया में तेल की तलाश में है। फिर एक अगर रियली पीस वहां पे आ जाता तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक रोल अदा कर सकते हैं, और वो रोल है एक्सटेंशन ऑफ सी पैक,
जैसे पेशावर से लेके काबुल तक और वखान कॉरिडोर से लेके जो है अफगानिस्तान की तरफ ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर आ सकते हैं। सब्सिक्वेंटली अगर वहां पे पीस आ सकता है तो टैपी आईपीआई जैसी पाइपलाइन जो है वो भी आ सकती है। लेकिन जब तक भारत इन पूरे मुज़ाकरात में शामिल नहीं है, आखिर में मार्केट है कहाँ पूरी एनर्जी की? पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप सी पैक के एनर्जी प्रोजेक्ट देखें तो पाकिस्तान 5000 मेगावाट्स एनर्जी सरप्लस स्टेट बन जाएगी। तो पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, मार्केट्स पूरी जो है इंडिया के अंदर है। जब तक इंडिया इस पूरे साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी का एक हिस्सा नहीं बनता, तब तक पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है ये मैं एज अ ट्रांजिट कंट्री। इसलिए आई थिंक दोनों कंट्री को एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके, एक ये जीरो सम गेम का जो पैराडाइम उससे हटके एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके एक ऐसी स्ट्रेटेजिक सेंस दिखानी चाहिए जिसमें हम सब हिस्सा बने पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, और ये जो कनेक्टिविटी रीजनल कनेक्टिविटी है इसको एक अमली जामा पहना। इससे पहले कि हम उसी अमली जामे पर बात करें, एक छोटा सा सवाल औरया साहब से पूछ लेता हूँ। मुल्ला बरादर की चीन की जो विजिट हुई है हाल ही में, आप क्विकली हमें ये बताएं औरया साहब, आप इस पूरी विजिट की जो सिग्निफिकेंस है उसे किस तरह से देखते हैं, और चीन अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के लिए क्या कर सकता है? देखिए, मुल्ला ब्रादर के साथ जो चाइनीज का कंसर्न है उन्होंने शो किया है, और चाइनीज का कंसर्न बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो अमेरिकन प्रोग्राम है उसके अंदर हर तरह का काम हो सकता है। उसके अंदर उनके अंदर इंसर्जेंसी पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है, बॉर्डर से भी सूरत हो सकती है, इधर उधर से भी चीजें। ज्यादा बात है उनका इंडो पैसिफिक जो है प्लान है वो मुकम्मल तौर पे है, और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से उनका बॉर्डर जो सिक्योर हो जाए। मैं बात कर रहा था कि असल में चाइना जो है ना उस बड़ा पीसफुल सा मुल्क रहा है हमेशा से, बहुत तारीखी तौर पर भी। अगर जिस तरह के अमेरिकन इस वक्त बैरी जहाज के इर्द गिर्द हैं, अगर वो क्यूबा के बॉर्डर पे चले जाएं तो इस वक्त दुनिया में तूफान खड़ा हो जाए। चाइनीज जहाज एक वहां खड़ा हो जाए ना न्यूयॉर्क के आसपास तो मसला हो जाए। तो मेरा ख्याल यह है कि चाइना को भी साथ में लाना चाहिए इस सारे इशू के अंदर, और अफगानिस्तान की सरजमीन को उसकी बाउंड्रीज के अंदर में रख के उनका रिस्पेक्ट करके, हमें बजाय इससे कि स्ट्रेटेजिक प्लान के, हमें एक डेवलपमेंटल प्लान, हमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान, हमें उसको एक रीजन के बेसिकली सेंटर फॉर द ट्रेड और बेस्ट ट्रेड के प्लान के तौर पर तमाम रीजनल मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक आखिरी सवाल, मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हो और कुछ प्रोग्राम से हम हासिल करके यहाँ से जाएं। अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको देखते हुए इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा और इमरान खान साहब ने स्पीचेस की। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो फोकस है वो अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान इस तरक्की में भागीदार कैसे बन सकते हैं? टैपी और बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स इस खित्ते में खुशहाली का एक दौर लेकर आ सकते हैं, और यह साहब आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? देखिए, अमेरिका और यूरोप को अगर आप खुदा हाफिज कह दें और इस पूरे खित्ते को कहें कि हमने यहाँ पर रहना है और हमने यहाँ पर अपने वसाइल को खुद अपने लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना है, तो हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। जब तक हम खुदा हाफिज नहीं कहते इंटरनेशनल फोर्सेस को और हम रीजन के बारे में नहीं सोचते, हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक ने अपने अपने स्टूजेस यहाँ पर बिठाए हुए हैं, और वो स्टूडेंट जो है हमारे प्लानिंग्स में भी बैठे हुए हैं, हमारे अस्करी उसमें भी बैठे हुए हैं, बाकी चीजें बैठे, वो हमें जिंदगी में कुछ करने देंगे नहीं। करने देने के लिए अफगानिस्तान को उनके सिस्टम के, आपने 75 साल कम्युनिज्म को इज्जत दी है ना यार, आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है ना, आप बैठे रहे उनके साथ सब कुछ करते रहे, फिर आपने उसकी शिकस्त दी है, बहुत ज्यादती की आपने। वो अपने मुल्क को अपने हिसाब से चला रहे थे, पूरा रशिया चल रहा था, आपने चाइना को रिस्पेक्ट दिया है। चाइना में कहां से डेमोक्रेसी है? रिस्पेक्ट दो और कहो कि भाई तुम जैसे भी सिस्टम है मुझे इससे कोई गरज नहीं है। हम इस अफगानिस्तान के रिसोर्सेज से इस तो इन बिटवीन ये मुल्क आ जाता है, हम पूरे के पूरे अपना सेंट्रल एशिया के साथ और नीचे तक इसको हम कैसे मिलके इकट्ठा चला सकते हैं, दुनिया में चलते हैं।
हमने ये नहीं, स्ट्रेटेजिक का लफ्ज जो है ना, ये बैन होना चाहिए, बैन। ठीक है साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूं जनरल साहब, आप क्या समझते हैं टैपी जैसा प्रोजेक्ट जब पहली दफ़ा अनाउंस हुआ था, तो वो मेरा जो इलाका है हिंदुस्तान में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से बड़ा करीब से वो जाने वाला था। लेट मी टेल यू कि वहाँ पे शहरों के अंदर ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए कि जी यहाँ पे कल को ये होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और इतनी बड़ी गैस पाइपलाइन है, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी उसे लेकर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल था। आज कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। और एक शिकवा मेरा भी है हिंदुस्तान से, और वो ये है कि जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हमें भी दावत दी तो हमने वहां जाने से मना कर दिया। तो जहां दुनिया के 122 ममालिक गए थे आज से 3-4 साल पहले, जब पहली मरतबा उन्होंने मीटिंग बुलाई, हमें भी जाना चाहिए था। हमने ये कहा कि जी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने के बावजूद हमारी जो ट्रेड है वो बदस्तूर जारी है। इफ एनीथिंग उसमें हर साल इजाफा हो रहा है। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो साथ साथ वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। आफ्टर ऑल इसमें हमारे पास पाने को बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसे दोनों मुल्क इस जॉइंट वेंचर में साथ दे सकते हैं और अफगानिस्तान में हम अमन भी ला सकते हैं? पता नहीं पाकिस्तान में शेख चिल्ली के किस्से पढ़े जाते हैं कि नहीं। हम हिंदुस्तान में जब हम छोटे थे तो शेख चिल्ली के किस्से पढ़ते रहते थे। उसके बाद एक सीरियल आया इंडिया में, मुंगेरी लाल के हुसैन सपने। देखें, हमें जो रियलिटी के दायरे में लेके जो है अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। टैपी बहुत बहुत ही पुराना एक प्रोजेक्ट है, और जो भी वो कंस्ट्रक्शन उस पाइपलाइन की हुई है अभी तक सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के इलाके में हुई है। जब तक एक इंटरनेशनल फंडिंग उसके लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक या दूसरे लोग नहीं आएंगे, जब तक वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आएंगे, एक सिक्योरिटी का माहौल पैदा नहीं होगा, तब तक वो पाइपलाइन जो है पैदा नहीं हो सकती। इसलिए सबसे जो बुनियादी मसला है वो है पीस का। जब तक अफगानिस्तान के अंदर पीस नहीं आता, तालिबान या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ओनरशिप नहीं लेते इस प्रोजेक्ट की, तब तक ये प्रोजेक्ट कभी भी नहीं आ सकता। छोटे छोटे स्टेप हम पहले लें। एक छोटा स्टेप है कि अगर सीज फायर लाइन के ऊपर, ये एलओसी के ऊपर अगर हमारी सीज फायर है तो उसको बरकरार रखें। इंशाल्लाह अभी तक तो बरकरार रही है, उसको आगे बरकरार रखें। दूसरी चीज है, क्या रोक रहा है इंडिया और पाकिस्तान को एक सीरियस डायलॉग करने के लिए, टेररिज्म के लिए, कि दोनों कंट्रीज उसमें मुलव्वस हैं। 70,000 लोग जो है पाकिस्तान में, वो बेचारे वो जो है जान खो बैठे हैं। इंडिया में भी टेररिस्ट अटैक चलते हैं। इसको एक कॉमन प्रॉब्लम लेके इसको डील करें। तीसरी चीज, आपके जो दूसरे इश्यूज हैं जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का इशू जो है इसी कश्मीर को लेके नहीं है, ये पूरी जो पुरानी रियासत थी उसको एक एक कॉम्पोजिट लेके उसके ऊपर डायलॉग करें, ठीक है। उसके बाद एक अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी थी, जिसमें उनके जो गुड्स हैं वाघा बॉर्डर से इंडियन मार्केट्स में आने थे, उसको स्कटल कर दिया गया, उसको रिवाइव करें। फिर एक और ट्रीटी थी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी थी, जिसमें वो ताजिकिस्तान के अंदर गुड्स लाना चाहते थे, वो उन्होंने क्विट प्रो करके अफगानिस्तान ने वो बंद करा, उसको रिवाइव करें। जब आप सारा ये एक माहौल बनाएंगे और एक इकोसिस्टम बनाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है एक जगह आएंगे और पीपल स्टार्ट टेस्टिंग द फ्रूट ऑफ पीस, यू नो, तब ये जो लार्जर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है बहुत अच्छे लगेंगे और वो तभी फ्रक्टिफाई होंगे। इस स्टेज पे इंडिया और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऑनेस्ट और सिंसियर डायलॉग की। अब जब ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं कि पहले हमने कुछ बोल दिया और फिर बोल दिया कि एवरीथिंग डिवॉल्व्स अराउंड प्री अगस्त 2019 पोजीशन, तो अगर ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके दोनों कंट्री चलेंगे तो हम ऐसे के ऐसे रहेंगे, और के जो सबसे ज्यादा खमियाजा भुगत रहे हैं वो हमारे लोग हैं, दोनों मुल्कों के लोग, दोनों साइड के ऊपर। तो मेरे ख्याल में सबसे जिस पूरे मसले का जो हल है ये इंडिया और पाकिस्तान के हाथ में है। अगर हमारा डायलॉग रिजम्पशन होता है तो हम सबसे ज्यादा
बेनिफिशरीज हैं सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी के, और उसमें जब तक इंडिया ऑन बोर्ड नहीं है तब तक इन प्रोजेक्ट्स का कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं है। और मेरे हिसाब से आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 30 साल, यही एक रियलिटी है, यही एक जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल रियलिटी है, वो आगे उभर के आएगी। जितना हम टाइम लूज कर रहे हैं उससे हमें ही नुकसान हो रहा है। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा, और हमें इस दिशा के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहिए। अगली दफ़ा जब हम बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान पर तो टच बेस करेंगे ही, साथ में एक भारत पाकिस्तान को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ उस पर भी एक सिंसियर डायलॉग करने की ज़रूरत है। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी।